जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और मेरे भाई आप विश्वास नहीं करोगे, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है वो ना ही आपको किसी क्वेश्चन बैंक में देखने के लिए मिलेगा, ना ही किसी बुक में देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन लिए हो कि जो ना क्वेश्चन बैंक में है और जो ना बुक में है। तो मेरे भाई आपके सिलेबस से ही लिया हूं, मैं बाहर से नहीं लिया हूं। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन को चेक करते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। और जो नहीं आ रहा है उसको कॉपी में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। और इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, सारे विषय का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि विलयन के मुख्य घटक होते हैं। विलयन के मुख्य घटक होते हैं। देखिए अगर यदि आपने पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री का तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन बना दोगे, सारे के सारे क्वेश्चन बना दोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विलयन के मुख्य घटक होते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए केवल विलेय, केवल विलायक, विलेय में विलायक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसको पहले ही आप कमेंट कर दीजिए और लास्ट में आप ये जरूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने में से 25 में से टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है। तो देखिए पहला का आंसर मैं बता दूं कि विलयन के जो मुख्य घटक होते हैं वो विलेय और विलायक दोनों ही होते हैं। यदि आपने पढ़ा है तो आप पहले ही आंसर इसका दे चुके होंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हेनरी का नियम अनुसार होता है एम समानुपाती पी या एम समानुपाती 1/p या एम समानुपाती x विलेय या एम समानुपाती 1/kp। तो देखिए यदि आपने हेनरी का नियम पढ़ा है, ऐसे मैं भी पढ़ा दिया हूं इसी चैनल पर हेनरी का नियम। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हेनरी का नियम बाय देवा सर। तो देखिए अगर यदि आप हेनरी का नियम पढ़ेंगे तो पर मैं बताया हूं कि जो एम समानुपाती होता है वो पी का होता है, तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोलरता की इकाई है। ऑप्शन ए मोल प्रति किलो, मोल प्रति किग्रा, ऑप्शन है दूसरा मोल प्रति लीटर, ऑप्शन है तीसरा मोल प्रति ग्राम और चौथा ऑप्शन है मोल। तो देखिए यदि आपने मोलरता के बारे में पढ़ा है, मोलरता क्या होता है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में मोलों की संख्या को, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि लीटर में होता है। और किग्रा किस में होता है? ये वाला मात्रा किस में हो जाएगा? मोलरता में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मोल प्रति लीटर मोलरता का इकाई है यानी कि मात्रक है और मोलरता का इकाई मोल प्रति किग्रा होता है। क्लियर है? चलिए 4 नंबर प्रश्न है कि किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उस द्रव का वाष्प दाब हो जाएगा। वाष्प दाब क्या होता है? देखिए जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो उसका वाष्प बनता है और वह वाष्प किसी के ऊपर दाब लगाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो मान लीजिए कोई वाष्पशील, यानी वाष्पशील कहने का मतलब जो वाष्प निकालता है उस द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें, यानी कि जो वाष्प नहीं निकलता अगर उसको मिला दे तो क्या होगा? तो उसका जो वाष्प दाब होगा भाई वो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यदि आप वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हो तो उसका द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है और इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन। ये पहला चैप्टर में ही हमें पढ़ना है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ को जल में घोला गया विलयन का क्वथनांक। यदि आप किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे तो वो विलयन बन जाएगा और विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो भाई वो बढ़ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए जल का क्वथनांक, मैं एग्जांपल लेता हूं, जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस है। ठीक है, कितना है? 100 सेल्सियस है। इसमें आप चीनी मिला दिए, नमक मिला दिए तो इसका सेल्सियस कितना हो जाएगा? बढ़ के 101 सेल्सियस हो जाएगा। तो क्वथनांक क्या हो रहा है? बढ़ ही ना रहा है भाई। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप पहले पढ़े क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन, ये सारे टॉपिक पढ़े हैं तभी आपको ये समझ में आएगा। ऐसे मैं धीरे धीरे करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं।
6 नंबर प्रश्न है कि जल के लिए KF यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक का मान होगा। यदि आप हिमांक का अवनमन पढ़े हैं तो इसका आंसर आप भली बात ही जानते होंगे। तो देखिए जल का जो KF का मान होता है यानी कि मोलर अवनमन स्थिरांक जो होता है वो जल के लिए 1.86 ये होता है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिखकर याद करना, ये नहीं कि डिस्प्ले से ही याद करें, नहीं लिख के याद कीजिएगा तो एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि पीवी बराबर एनआरटी में आर का मान है। देखिए यदि आपने प्रासरण दाब पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भली बात ही जानते होंगे। पीवी बराबर एनआरटी होता है, एन का मतलब होता है मोल, आर का जो मान होता है वो मैं बताऊंगा अभी, और टी का मान होता है तापमान, टी मतलब तापमान। तो इसमें बताना है कि जो आर है इसका मान क्या होता है। तो देखिए यदि आपने पढ़ा है प्रासरण दाब तो आप जानते हैं कि आर का मान जो होता है वो 0.0821 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि वियोजन के बाद यौगिक का अणुभार। देखिए यदि आपने यदि पहला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप देते जाइएगा। ठीक है, वाट ऑफ गुणांक यदि आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भली बातें जानते होंगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करके बताइए। कहां बताइए? कमेंट करके बताइए कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ना एक क्वेश्चन हम आपको देंगे जरूर जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं। देखिए अगर मोल की बात करें तो मोल यानी कि एन की बात की जा रही है। अगर आपको एन ज्ञात करना है तो भार बटे आपको अणुभार लेना होगा, भार बटे अणुभार लेना होगा। ठीक है, देखिए जल 180 ग्राम तो भार तो हमें मिल गया 180 ग्राम। अब अणुभार हमें चाहिए तो जल का जो अणुभार होता है यानी कि H2O का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। 18 से 180 कटे कितना बार में? तो 10 बार में। तो देखिए तो 10 मोल कहीं दे रहा है तो ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा मोलरता समीकरण सही है। तो देखिए यहां पर यदि आपने मोलरता पढ़ा तो समीकरण के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पहला है m1 गुणे m2 बराबर v1 गुणे v2, दूसरा है m1 प्रति v1 बराबर m2 प्रति v2, और तीसरा है m1 v2 बराबर m2 v1। तो देखिए चौथा है m1 v1 बराबर m2 v2। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, ये चौथा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारे और नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी देखते हैं और अच्छी तरह उन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल क्या कहलाता है। यदि कोई गैल्वेनिक सेल है उसमें जिंक और कॉपर का प्रयोग किया गया है तो डेनियल सेल कहलाता है। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कौन सा सही है। देखिए अगर मानक की बात करें और सेल्सियस में ऑप्शन दिया हो तो आप आंख बंद करके 25 सेल्सियस मार दीजिएगा क्योंकि मानक का मतलब ही होता है 25 सेल्सियस। क्लियर है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है। हाइड्रोजन के लिए अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो वो 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि नर्नेस्ट समीकरण में F का मान होगा। तो देखिए नर्नेस्ट समीकरण की अगर बात करें तो F का मान जो होता है वो होता है आपका 96,500 कूलम। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए, इसका ऑप्शन नहीं है। 15 नंबर है कि नर्नेस्ट समीकरण द्वारा किसका मान ज्ञात किया जाता है। नर्नेस्ट समीकरण द्वारा किसका मान ज्ञात किया जाता है ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्योंकि आप मैं आशा करता हूं यार कि आप कम से कम केमिस्ट्री का 5 से 6 चैप्टर तो पढ़ ही चुकी होगी अभी तक। ठीक है, तो ये नर्नेस्ट समीकरण जो समीकरण है ये चैप्टर 2 में ही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जो हमारे और क्वेश्चन है इन्हें भी देखते हैं और अच्छे तरीके उनको भी समझ लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि कौन सा संबंध सही है। देखिए अगर आपने मानक गिब्स ऊर्जा पढ़ा है तो इसका राइट आंसर आप दे देंगे। मानक गिब्स ऊर्जा क्या है मेरे भाई, ये तो आप जानते हो कि किसी सेल द्वारा वास्तविक कार्य उस सेल से निकला हुआ उष्मा के बराबर होता है। ठीक है, ये आप जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, इसका सूत्र जान लीजिए। ये देखिए जो आपका मानक आपका गिब्स ऊर्जा होता है उसको हम डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं और डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -NFE
नॉट सेल। तो ये पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न है कि चलकत्व का मात्रक होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। प्रतिरोध पढ़े है ना, प्रतिरोध क्या होता है? किसी वस्तु में विद्युत धारा को रुकावट पैदा करने वाले को ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का चलकत्व उल्टा होता है। प्रतिरोध रोकता है विद्युत धारा को, तो चलकत्व और ज्यादा प्रवाह करता है। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है और चलकत्व उसका उल्टा होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए 18वां प्रश्न है कि विलयन की सांद्रता कम करने पर मोलर चालकता। देखिए अगर विलयन की अगर आप सांद्रता कम करेंगे तो जो मोलर चालकता होती है वो अधिक हो जाती है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं भाई? विरोध करनापाती होते हैं। एक को बढ़ाओगे तो एक कम हो जाएगा, एक को कम करोगे तो एक बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए 19वां प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके कुलराउंस के नियम से रिलेटेड है। कुलराउंस के नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रबल विद्युत अपघटन से, कार्बनिक यौगिक से, दुर्बल विद्युत अपघटन से, या कोई नहीं। तो यदि आपने कुलराउंस का नियम पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि किसी प्रबल विद्युत अपघटन को अपघटन को जो इसका मान होता है, जो इसका मोलर चालकता होता है, वो धन और ऋणावेन के बराबर होता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, देखिए मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मैं जानता हूं छोटा छोटा बोल रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यदि आपने कुलराउंस का नियम पढ़ा है तो इसका आंसर आप भली भांति जानते हैं। चलिए 20वां प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो देखिए गैल्वेनिक सेल जो है भाई वो क्या करता है? वो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल होते हैं ये विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। 21वां प्रश्न है कि शोषक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? शोषक सेल बोले तो पेंसिल सेल, जिसे आप घड़ी में यूज करते हो, वो सेल यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए शोषक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है भाई? तो जिंक का होता है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न है कि लेड संचायक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? ये लेड संचायक सेल आपने जरूर पढ़ा होगा। जो आपके घर में इन्वर्टर होता है उसे ही लेड संचायक सेल बोलते हैं। ठीक है, उसमें किस धातु का प्रयोग होता है भाई? तो उसमें लेड धातु का प्रयोग होता है। लेड को हम पीबी से प्रदर्शित करते, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? सबसे इजी है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा FeO3.XH2O। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होने वाला ऑक्साइड है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड, फिर सोडियम ऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई क्योंकि रासायनिक अगर आप रासायनिक श्रेणी पढ़े होंगे तो आपको ये भली बात जानते होंगे। ठीक है, चलिए 25वां प्रश्न है कि संचारण की परिभाषा आपको कमेंट में लिखकर कमेंट कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपका करना हक बनता है, तो अपने हक को जरूर पूरा कीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाएगा। ऑल विषय, किसी विषय को छोड़ा नहीं जाएगा। तब तक हमें जाने कह दीजिए, मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ और न्यू इंपॉर्टेंट केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।